नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रंगीन है। मेरी शादी हो गया था, लेकिन एक लड़का ने जो हमें जन्नत की सैर करने लगा, क्योंकि मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटी मेरी बहन सोनम है। मेरे पिता एक सेठ के यहाँ मुनीम है। उन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह हम लोगों को पाल पोष के बड़ा किया। मेरे पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह मेरी शादी रेलवे में काम करने वाले सुमित से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर 6 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी, क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। पिताजी मेरी छोटी बहन सोनम को बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सोनम की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी नहीं खर्च करना होगा। फिलहाल तो उनकी माली हालत डावाडोल थी। सोनम की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी मेरे और सुमित से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। सुमित मेरा पूरा ख्याल रखता था। हमारी तरफ से उन्हें कोई चिंता नहीं थी। सोनम की शादी में सुमित पैसा लगा देंगे, एक उम्मीद उन्हें इस बात की भी थी। असली मुसीबत, या कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 3 साल तक मैं मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत यह थी कि मैं अपने पति के साथ शहर में रेलवे क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फोन पर मुझे बराबर सुनने पड़ते थे। मेरे पिता का मुझसे भी बुरा हाल था। मेरी सास तलाक की धमकी देकर पिताजी का खून सुखा देती थी। मेरी सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज ना मिलने से शुरू होकर बच्चा ना होने पर खत्म होते थे। मेरे पूरे मायके को अभागा, मनहूस कहा जाने लगा था। मेरी छोटी बहन सोनम को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। मेरी सास सोनम से कहती थी कि जरूर मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई। बचपन की गलत आदतों के चलते मैं बांझ हो गई हूँ। मेरी सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। मेरी सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि मैं उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान सुख नहीं दे सकती, इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा। उन्हें हर्जा खर्चा नहीं देना होगा। मेरी माँ इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ भी नहीं खा सकी। वे यह सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर मुझको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। मेरी दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं, और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों? मैं और मेरे पति सुमित को डॉक्टर ने बताया कि सुमित के वीर में शुक्राणु की कमी है। सुमित के शुक्राणु को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते दवाइयां दी और इंजेक्शन लगाया, पर इस उपाय का भी कोई असर नहीं हुआ। जब किसी भी डॉक्टरी का इलाज से बाप नहीं बना तो मां के बताए हुए उपाय देसी नुस्खे को अपनाया गया, पर इन सारे उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पति की पगार समय पर आए या ना आए, पर मेरी माहवारी ठीक 28 दिन में आ जाती थी। हम पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत ये थी कि मेरे पति सुमित की सेक्स में दिलचस्पी नहीं थी। मैं पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी। बिस्तर पर उनसे चिपक जाती, उनके गालों को चूम लेती, लेकिन सुमित पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमने टोटके का सहारा लिया। मंगलवार के दिन हम पति पत्नी ने कुम्हार के घर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वह डोरी उसमें डाल दी। 1 हफ्ते तक वह डोरी उस पानी में बगो कर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर हम दोनों ने वह पानी पी लिया और इसके बाद वह डोरी हनुमान मंदिर जाकर समर्पित कर दी। उस रात हम दोनों ने संबंध भी बनाए ताकि मैं मां बन सकूं। फिर 28वें दिन जब मुझको पीरियड नहीं आया तो सुमित दौड़कर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आया, पर यह कोशिश भी नाकाम रही।
29वें दिन खाना बनाते समय मुझको पीरियड हो गया। सुमित की बहन ने एक टोटके को आजमाया। अपने बच्चे का पहला टूटा हुआ दूध का दांत एक काले कपड़े में बांधकर काले धागे की मदद से मेरी कमर पर बांध दिया। जब तक मैं पेट से ना हो जाऊं, इस धागे को किसी भी कीमत पर ना उतारने की कठोर हिदायत दी गई। दूध के दांत को कमर पर बांधे हुए भी 3 महीने का समय हो चुका था, लेकिन अभी भी मेरी कोख सोनी थी। धीरे धीरे सुमित भी अब मुझको ही बच्चा ना होने के लिए कसूरवार मानने लगा था। ससुराल पक्ष की मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी मुझको ताने देने लगे थे। मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मरने की सोचना आसान है पर मरना आसान नहीं। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान को बहुत ही और धोखेबाज बना देती है। इसी बीच मेरा देवर समीर 3 साल पटना में कोचिंग के बाद मेरे और सुमित के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्जाम थे। मुझको समीर के आने से बहुत राहत हो गई। सुमित और मेरी सास को अब मुझ पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। मेरी समीर से खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। समीर के हर काम का समय तय था। सुबह 5 बजे जागना, योगासन, 2 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर में घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई में असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती और देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देती। सुमित के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से हम दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। मुझको शादी के 3 साल बाद पता चल रहा था कि मैं किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी। शहर में कौन कौन सी घूमने की जगह थी। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत है। एक दिन दोपहर को समीर के उठने का समय हो गया था। मैं उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी। उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। समीर ने एक झटके में मुझको खींचकर सीने से सटा लिया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम एक दूसरे में खो गए। अगले दिन मैं और प्रदीप नजर नहीं मिला पा रहे थे, पर हमारे बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन मैं रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी समीर ने रसोई घर में आकर मेरी कमर में पीछे से हाथ डाला और कूल्हों को सहलाया तो मैंने गुस्से में उसकी पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब समीर बुरा मान गया तो तुरंत ही मैंने कान पकड़कर माफी मांग ली। मेरा खुराफाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। एक रात मैंने सुमित को बताया कि मैं इन दिनों शिवलिंगी बीज का एक भाग और पुत्र जीवक बीज के 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही हूँ। ननद का दिया टोटका बंधा ही है तो आज अच्छी उम्मीद है। फिर रात में देर तक मैंने सुमित के साथ भी संबंध बनाया। यह कई दिनों तक चलता रहा। दोपहर में समीर और रात में सुमित के साथ प्यार। इस बार मेरी कोशिश रंग लाई। शाम को मैंने सुमित की पसंदीदा कॉफी और पकोड़े बनाए और उसे ये खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई तो सुमित ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। मेरे घर वालों को जब यह बात पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। मेरी बहन सोनम भी बहुत खुश थी। उसने मुझे फोन कर बधाई दी। अब मेरी सास भी मुझे प्यार करने लगी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। समीर अपने एग्जाम देकर वापस पटना चला गया था। मैंने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में समीर को वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक समीर मेरे साथ रह सकता था और एग्जाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक मेरी डिलीवरी के दिन समीर का रिजल्ट आ गया। समीर को सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे बच्चे की आंखें मुझसे मिलती थी, कान नाक ठुड्डी ससुराल के किसी ना किसी सदस्य से मिलते थे। मेरे सास और मेरे पति सुमित की खुशी का ठिकाना ना रहा। समीर के लिए एक से बढ़कर एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे।
बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन समीर ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। मेरा और समीर का प्यार ऐसे ही छुप छुप कर चलता रहा। फिर मैंने समीर को अपनी बहन सोनम से शादी के लिए मना लिया। सोनम को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई है। हम दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। मैं दोबारा मां बनने वाली थी। मैं दिल से समीर की आभारी थी, जिसने मेरी जिंदगी उजड़ने से बचा ली थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। यहाँ आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां पढ़ने को मिलेगी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।